24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना होती है। प्लेन के अंदर 190 लोग मौजूद थे, जिनमें 179 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर शामिल थे। फ्लाइट कैप्टन देवी शरण उस फ्लाइट का नेतृत्व कर रहे थे। किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि उस 179 पैसेंजर्स में 5 लोग हरकतुल मुजाहिदीन के ट्रेंड आतंकवादी थे, जो एक खास मकसद से फ्लाइट में चढ़े हुए थे। जब प्लेन ने इंडियन एयर स्पेस में एंट्री ली, उसके कुछ ही देर बाद ये पांचों आतंकवादी अपना असली रंग दिखाते हैं और प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। शाम के 4:53 पर प्लेन ऑफिशियली हाईजैक हो चुका था और सिर्फ 3 मिनट बाद 4:56 पर फ्लाइट कैप्टन देवी शरण अपनी सूझबूझ का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बिना किसी घबराहट के एक कोडेड मैसेज दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेज देते हैं और बता देते हैं कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। दोस्तों, किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में सबसे जरूरी चीज होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फ्लॉलेस कोऑर्डिनेशन। लेकिन अफसोस IC-814 के हाईजैक में ये दोनों ही चीजें शुरू से ही मिसिंग थी। मैसेज मिलने के बावजूद दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल हायर अथॉरिटीज को टाइम पर अलर्ट करने में असमर्थ रही। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को भी लेट में सूचित किया गया। और तो और उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय एक विदेश यात्रा से वापस लौट रहे थे, उनको भी ये सूचना बहुत ही देर में मिली। इसी बीच हाईजैकर्स ने कैप्टन देवी शरण को प्लेन को वेस्ट डायरेक्शन में पाकिस्तान एयर स्पेस में ले जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने प्लेन को लाहौर में लैंड करने से साफ मना कर दिया। और करता भी क्यों नहीं, चोर अगर चोरी का सामान लेकर सीधा अपने घर चला जाए तो पकड़ा नहीं जाएगा। खैर, फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था, प्लेन को तुरंत लैंड करना जरूरी हो गया था। हाईजैकर्स किसी भी हालत में प्लेन को इंडिया में लैंड करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब कैप्टन देवी शरण ने फ्यूल शॉर्टेज की गंभीरता बताई तो हाईजैकर्स ने मजबूरन अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए प्लेन लैंड करने की इजाजत दे दी। दोस्तों, ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। प्लेन इंडिया में ही लैंड कर रहा था, एक ऐसा रेयर मोमेंट जहां हम हाईजैकर्स पर एक्शन ले सकते थे। लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी के चलते हमने अपनी ही हाथों से ये मौका गवा दिया। आपको सुनकर हैरानी होगी, होम मिनिस्टर और पंजाब के DGP तक को हाईजैकिंग की जानकारी टीवी न्यूज देखकर मिली। कैन यू बिलीव इट? एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस और हाई लेवल अथॉरिटी तक टाइमली इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंचती। प्लेन के अमृतसर में लैंड होने की खबर मिलते ही NSG कमांडोज को वहां भेजने की तैयारी शुरू होती है, लेकिन यहां भी भारत अपने लास्ट मिनट जुगाड़ से बाज नहीं आता। NSG कमांडो को लगभग 1 घंटा इंतजार करना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की नेगोशिएटिंग टीम टाइम पर नहीं पहुंचती है। भारतीयता का एक और बड़ा मिसाल, इस दौरान IC-814 रनवे पर लगभग 1 घंटे तक खड़ा रहता है रिफ्यूलिंग के लिए, लेकिन हम उस कीमती वक्त का कुछ भी फायदा नहीं उठा पाते। रिफ्यूलिंग में देरी देखकर हाईजैकर्स को गुस्सा आ जाता है और कैप्टन को बिना रिफ्यूलिंग करे टेक ऑफ करने का ऑर्डर दे देते हैं। और ऐसा होते ही एक बार फिर प्लेन हमारी पकड़ से निकल जाता है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब ये पता चलता है कि उसके 25 मिनट के बाद NSG कमांडोज घटना स्थल पे पहुंचते हैं, लेकिन तब तक तो सब कुछ हाथों से निकल चुका था, वो कुछ भी नहीं कर पाए। अब रिफ्यूलिंग के लिए प्लेन को तुरंत लैंड करना बेहद जरूरी हो गया था, लेकिन पाकिस्तानी ATC ने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने से साफ मना कर दिया। और तो और रनवे की सारी लाइट्स बंद कर दी, नेविगेशन सिस्टम भी शट डाउन कर दिया। ये एक साफ मैसेज था, यहां मत आओ। लेकिन दोस्तों, फ्यूल इतने डेंजरस लेवल्स तक पहुंच चुका था कि कैप्टन देवी शरण के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा। उन्होंने एक जानलेवा डिसीजन लिया और प्लेन को अंधेरे में रनवे पर लैंड करने का फैसला लिया। जरा सोचिए, कंप्लीट डार्कनेस में प्लेन लैंड हो रहा था। उस समय सबके मन में क्या चल रहा होगा, क्या हालत होगी। लेकिन जब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने यह देखा कि उनकी हर कोशिश के बावजूद प्लेन तो लैंड करने ही वाला है, तो वो मजबूरन एंड मोमेंट पर रनवे लाइट्स और नेविगेशन को वापस से ऑन कर देते हैं। दोस्तों, ये लैंडिंग आज भी एविएशन हिस्ट्री की एक डेयरिंग एग्जाम्पल माना जाता है। हैट्स ऑफ टू कैप्टन देवी शरण। लाहौर में प्लेन की रिफ्यूलिंग होती है। इंडियन ऑफिशियल्स ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज से गुहार लगाई कि इस प्लेन को यही रोक लो, उड़ने मत दो। लेकिन जैसे हमेशा होता है ना दोस्तों, पाकिस्तान ने सिर्फ सुन लिया, किया कुछ नहीं, और प्लेन एक बार फिर से हमारी आंखों के सामने ही उड़ जाता है।
और इस बार अगला डेस्टिनेशन था कंदाहार। इस बार हाईजैकर्स ने प्लेन को काबुल ले जाने का फैसला किया, लेकिन रात के वक्त काबुल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे में हाईजैकर्स ने नाइट हॉल्ट के लिए प्लेन को गल्फ कंट्रीज की तरफ मोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, गल्फ नेशंस ने भी अपना स्टांस क्लियर कर दिया था। ज्यादातर देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। कोई भी अपनी धरती पर इस हाईजैक प्लेन को लेने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार दुबई के अल मिन्हाद एयरबेस पर प्लेन को लैंड करने दिया गया। ये हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट अब यूएई की मिलिट्री टेरिटरी पे था। वहां एमिरेट्स अथॉरिटी ने हाईजैकर्स के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन करके कुछ पैसेंजर्स को रिफ्यूलिंग के बदले छुड़ा लिया। लेकिन दोस्तों, जब इंडियन अथॉरिटीज ने खुद एक रेस्क्यू मिशन लॉन्च करने की रिक्वेस्ट की तो एमिरेट्स ने उसे तुरंत ठुकरा दिया। कहा गया कि ये हमारी टेरिटरी है, हम मिलिट्री एक्शन की इजाजत नहीं दे सकते हैं। सुबह 6:20 पर हाईजैक प्लेन दुबई से उड़ान भरता है और कुछ ही घंटों बाद 8:33 पर वो अफगानिस्तान के कंदाहार एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। उस वक्त अफगानिस्तान पर कंट्रोल था तालिबान की सरकार का, एक ऐसी सरकार जिसे भारत ने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया था और ना ही उससे कोई ऑफिशियल या अनऑफिशियल रिलेशन रखे थे। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि हाईजैकर्स तक पहुंचने के लिए या उनसे बातचीत शुरू करने के लिए भारत को तालिबान से बात करनी पड़ती, जो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज था। प्लेन के लैंड करते ही बंदूकधारी तालिबान उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। तालिबान का कहना था कि वो प्लेन के आसपास सिक्योरिटी लगा रहे हैं, जिससे कि किसी भी खून खराबे को होने से रोक सके। लेकिन दोस्तों, मिलिट्री एनालिस्ट इस बात को कुछ और ही तरीके से देखते हैं। उनका मानना था कि तालिबान ने प्लेन का घेराबंदी इसलिए करी थी ताकि भारत किसी भी मिलिट्री एक्शन को अंजाम ना दे सके। 27 दिसंबर को इंडियन गवर्नमेंट ने हाईजैकर से बातचीत करने के लिए एक हाई लेवल नेगोशिएशन टीम कंदाहार भेजी। जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं, तालिबान ने एयरक्राफ्ट को चारों तरफ से घेरा हुआ था और उन्होंने क्लियरली कह दिया था, ना तो इंडियन ऑफिशियल्स किसी कोवर्ट ऑपरेशन की कोशिश कर सकते हैं और ना ही तालिबान अपनी ओर से ऐसा कोई मिलिट्री एक्शन लेगा। बात यहीं तक नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद तालिबान ने टैंक्स तक ले आए और एयरक्राफ्ट की घेराबंदी को और ज्यादा मजबूत कर दिया। दोस्तों, इस पूरे सीन को देखकर एक बात तो साफ थी, तालिबान मदद नहीं कर रहा था, वो हाईजैकर्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंडियन गवर्नमेंट के पास अब ऑप्शंस बहुत कम ही बचे थे। एक तरफ जहां सरकार अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के हर कोने में, हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही थी, क्या हमारी सरकार कुछ करेगी? क्या हमारे लोग वापस लौटेंगे? जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, लोगों का भरोसा टूटने लगा था। सभी भारतीयों के मन में सिर्फ एक सवाल उठने लगा था, क्या हमारा देश इतना मजबूर, इतना कमजोर हो गया है? क्या मुट्ठी भर आतंकवादियों के सामने पूरा देश झुकेगा? आखिर जब सारे ऑप्शंस फेल हो गए तो इंडियन ऑफिशियल्स को हाईजैकर्स से नेगोशिएट करना पड़ा। हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड्स सामने रखी। पहली डिमांड, इंडियन जेल्स में बंद 36 कैदियों की रिहाई। दूसरी डिमांड, हरकतुल मुजाहिदीन के फाउंडर सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी की वापसी। और तीसरी डिमांड, $200 मिलियन इन कैश। इंडियन ऑफिशियल्स इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर आगे एक लंबी नेगोशिएशन होती है, वो भी हाईजैकर्स के साथ। आखिरी में हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड्स कम कर दी, लेकिन वो डिमांड्स भी भारत के सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब हाईजैकर्स 3 ऐसे लोगों की रिहाई चाहते थे जो इंडियन जेल्स में बंद थे। अहमद ओमार शहीद शेख, मुश्ताक अहमद जारगार और मसूद अजहर। दोस्तों, ये सिर्फ कैदियों के नाम नहीं थे, ये फ्यूचर में होने वाले लाखों दर्दनाक हादसों के सूत्रधार बनने वाले थे। काफी ऑपोजिशन, काफी इमोशनल और पॉलिटिकल प्रेशर के बाद भारत ने वो कदम उठाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत ने उन 3 खतरनाक आतंकवादियों को कंदाहार में ऑफिशियली तालिबान के हवाले कर दिया। शर्त पूरी होने पर हाईजैकर्स ने अपने आप को तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया और सभी हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया गया। यह देश के लिए एक राहत का पल तो था, लेकिन साथ ही एक लाचारी की एक टीस भी थी। भारत सरकार ने तुरंत तालिबान से डिमांड किया कि वो हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर ले और जिन 3 आतंकवादियों को शर्त के हिसाब से छोड़ा गया था उनको भी भारत को वापस कर दे। लेकिन तालिबान ने क्या किया? ना तो हाईजैकर्स को अरेस्ट किया और ना ही उन 3 आतंकवादियों को कभी भारत को वापस किया। उल्टा इन सबको सेफ पैसेज दिया गया। तालिबान के आर्म्ड व्हीकल्स में बिठाकर
सीधा पाक अफगान बॉर्डर तक छोड़ दिया गया, जहां से वो बिना किसी रुकावट के पाकिस्तान के सरजमीन पर चले गए और वहां से आतंक का एक नया चैप्टर शुरू कर दिया, जिसका नतीजा हम आज भी भुगत रहे हैं। दोस्तों, आज भी ऐसा माना जाता है कि इस पूरे हाईजैक प्लॉट का असली सूत्रधार ISI था और ये बात कई रिटायर्ड रॉ और IB ऑफिसर्स खुले तौर पर मानते हैं कि ये पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर ही ऑर्केस्ट्रेट हुआ था। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी भारत ने किसी भी प्रकार का रिटेलिएशन नहीं किया, ना कोई मिलिट्री रिस्पांस, ना कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर। और अफसोस की बात तो यह है कि इस पूरे क्राइसिस के दौरान भी एक भी देश ने हमें ओपनली सपोर्ट नहीं किया, ना UAE ने, ना तालिबान सरकार ने और ना ही कोई वेस्टर्न पावर। इस पूरे इंसिडेंट में USA का रिस्पांस बस एक प्रेस रिलीज तक सीमित थी, जिसमें डीप कंसर्न और कड़ी निंदा जैसे रटी हुई डिप्लोमेटिक भाषा थी, जिसके बाद पूरी दुनिया चुप हो गई। सपोर्ट तो छोड़िए दोस्तों, नेगोशिएशन के दौरान तो उल्टा हम पर ही इंटरनेशनल प्रेशर डाला जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस प्लेन में एक गोरा, एक UK बेस्ड कंपनी का बिजनेसमैन भी मौजूद था। और कहा तो यह भी जाता है कि UK ने सिर्फ उसी व्यक्ति को छुड़वाने के लिए एक स्पेशल टीम कंदाहार तक भेज दी थी। बाकी 189 पैसेंजर्स का क्या उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी? क्या वेस्ट के लिए वो बस एक नंबर थे? दोस्तों, हमने तालिबान को ना तो कभी रिकॉग्नाइज किया था और ना ही उनसे कोई ऑफिशियल संबंध बनाया था, और इसी का हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तालिबान ही नहीं, अमृतसर में प्लेन के लैंड करने पर भी हम कुछ नहीं कर पाए थे, जो हमारी अनकोऑर्डिनेटेड और कंफ्यूज्ड अप्रोच का सबसे बड़ा सबूत था। ये पूरा इंसिडेंट एक डिप्लोमेटिक फेलियर था, जिसमें भारत ने अपने आप को एक मजबूर राष्ट्र की तरह प्रोजेक्ट किया, एक ऐसा देश जिसे तालिबान और ISI जैसे दुश्मन अपने इशारों पे नचा रहे थे। लेकिन दोस्तों, वक्त बदला, सोच बदली और अब भारत भी बदल चुका है। आज जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो भारत कड़ी निंदा नहीं, कड़ी कार्रवाई करता है, और इसी हार्ड पावर का नतीजा है कि जिस आतंकवादी ने IC-814 हाईजैकिंग का प्लान बनाया था, अब्दुल रऊफ अजहर, उसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत मार गिराया। एक एक करके सभी की बारी आएगी, बस थोड़ा इंतजार करिए। जय हिंद।